इन सभी कंसेप्ट्स को यूज करेंगे हम और सर्किट एनालिसिस में सर्किट को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्किट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं हम टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में हम पता लगाएंगे और इसकी अलग अलग टेक्निक सीखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला मेथड इसमें हम लेंगे कॉमन पोटेंशियल मेथड, जो हमने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में भी यूज किया था। कॉमन पोटेंशियल मेथड हमें ये बताता है कि द पॉइंट्स which are connected directly यानी वो पॉइंट्स जो बिल्कुल डायरेक्ट जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए सर्किट में आपको दो पॉइंट्स दिखाई दे जाएं अगर, और वो डायरेक्ट जुड़े हैं, इसका मतलब उनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे ये पॉइंट यहां पे बनाया मैंने ए और बी, या फिर इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है मान लीजिए, ठीक है ना, और यहां पर ये वायर आ गया है। तो अगर दो पॉइंट आपको डायरेक्ट कनेक्ट होते हुए मिल जाते हैं, जैसे यहां पर दिख रहा है, अब इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट जब एक डायरेक्ट कनेक्ट हो गए एक वायर से, तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली विल बी एट सेम पोटेंशियल। वो हमेशा सेम पोटेंशियल पे होंगे। विल बी एट सेम पोटेंशियल। और जब ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो इन पॉइंट्स को आप एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। दीज पॉइंट्स मे बी कंसिडर्ड एज वन पॉइंट। यानी कि अब ये इन दोनों पॉइंट्स को आप अलग अलग कंसीडर ना करें, हमारे हिसाब से अभी दोनों पॉइंट एक ही है। इसका मतलब अगर आप इसको बी बोल रहे हो तो इसको आप ए बोल सकते हो, इसको भी आप ए बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। और कौन कौन से पॉइंट्स आपको सेम पोटेंशियल पे कंसीडर करने होंगे? यहां से देखिएगा आप, यहां पर अगर ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी और इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्टिंग वायर लगा है तो ये सेम पोटेंशियल पर हैं। अगर ए और बी के बीच में कोई आइडियल वोल्ट मीटर लगा है तो वो सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे। आइडियल वोल्ट मीटर है ये, तो अब ए और बी का पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। और इसी तरह से अगर आइडियल अमीटर लग जाता है, ए और बी के बीच में आइडियल अमीटर लगा है, तो फिर ये दोनों एक ही पोटेंशियल पर होंगे। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई बैटरी लगी है तो इनका पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, आइडियल अमीटर जीरो रेजिस्टेंस का कंसीडर किया जाता है। तो अगर ये आइडियल अमीटर लगा भी है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को सेम पोटेंशियल पे कंसीडर करेंगे। और आइडियल गैल्वेनोमीटर है तो भी, ठीक है ना। लेकिन वोल्ट मीटर है, और वोल्ट मीटर के केस में अगर वो आइडियल है तो फिर उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और वो पॉइंट्स जिनके बीच में ये लगा होता है वो कभी भी सेम पोटेंशियल पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ पर सेम पोटेंशियल पर यानी कॉमन पोटेंशियल पे मिलेंगे। अब इस मेथड को हम यूज कैसे करेंगे, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हाउ टू यूज
कॉमन पोटेंशियल मेथड, कैपेसिटेंस वाले अगर चैप्टर में आपने इसको पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और अगर उसमें नहीं पढ़ा है तो फिर आप इसमें इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं यहां पर। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम उस सर्किट में आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स को। आइडेंटिफाई द कॉमन पोटेंशियल पॉइंट्स, गिव देम सेम नेम, उनको आप एक ही नाम दें क्योंकि हमने बोला था कि उन सभी को हम एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, तो उनको आप एक जैसा ही नाम दे दें। उसके बाद में आप क्या करें, सर्किट को रीड्रॉ करें। उसके बाद में आप सीरीज और पैरेलल के रूल्स यूज करें। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगा लेंगे। तो ये स्टेप्स बहुत लंबे लंबे नहीं हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है ना, और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना है। मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस हमें आर दिए गए हैं, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना है। तो आपका काम यही है कि आप सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स को पहचानें। तो हमें दिख रहा है यहां से लेके यहां तक ये एक ही पॉइंट है, ये भी एक ही पॉइंट है, इसका मतलब ये ए, तो ये भी ए और फिर ये भी ए हो जाएगा। और ये पॉइंट बी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने इसको ए मान लिया तो इस ए और इस ए के बीच में रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, तो आप इसका नाम ए नहीं दे सकते। आप इसका नाम बी भी नहीं दे सकते क्योंकि बी और बी के बीच में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप इसका नाम क्या दे दें, मान लेता हूं ओ, तो फिर ये पॉइंट भी कितना हो जाएगा, ओ। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। देखिए इतने सारे स्टेप्स हो गए यहाँ पे एक साथ। सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं हम, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन मेन स्टार्ट हो जाता है। जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो उनको आप कॉर्नर पे रख लें, और बीच में जो पॉइंट दूसरा आया था उसको यहाँ पे रख लें। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो देखिए पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में है, ए और ए के बीच में ही है। ए और ए के बीच में ही है, इसका मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ए और ए के बीच में ही आएगा। ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और ए के बीच में ही है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ए और ओ के बीच में है। ठीक है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो ये नंबर 1 और 2 हो गए, ये नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 कहां है, नंबर 4 तो वापस ओ और ओ के बीच में ही है। और नंबर 5 कहां पर है, ओ से बी के बीच में। अब एक ही पॉइंट पर जब ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं तो इन्हें हम शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कहते हैं। आप देखिए एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट सामने आ रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो दिख रहे हैं आपको, ये शॉर्ट सर्किट कहलाएंगे। और ये वाला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे शॉर्ट हो गया। शॉर्ट वो रेजिस्टेंस होगा जिसके दोनों एंड्स एक ही पॉइंट पर आ जाए। जैसे इस रेजिस्टेंस R1 का ये एंड भी ए पर और ये एंड भी ए पर ही है। इस रेजिस्टेंस का ये एंड और ये एंड दोनों कहां पर है, ओ पर। जो रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट में होते हैं उन्हें आप काउंट मत करें, क्योंकि ये बाईपास हो जाएंगे और इनमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, द रेजिस्टेंसेस व्हिच आर शॉर्ट सर्किटेड विल बी बाईपास एंड देयर विल बी नो करंट इन दोज रेजिस्टेंस। उन रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमें स्किप करने पड़ेंगे। कौन कौन से, 1, 2 और 4। इसका मतलब अब जो रेजिस्टेंस बचेगा वो केवल 3 और 5 ही होगा, जो ए और बी के बीच लगे हैं। इसका मतलब ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर 2R आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमें लंबे लंबे दिखेंगे वो इन कंसेप्ट से बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो इस तरह के कंसेप्ट यूज करते हुए आप कॉमन पोटेंशियल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब कभी सर्किट सामने आएगा आपके, तो आप सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल मेथड ही यूज करें। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं यहां पर। अब दिखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है।
लेकिन यहां पर मैंने अब ऐसा कर दिया है all the resistance are same value capital R and we have to determine the equivalent resistance between A and B। ठीक है ना। तो सर्किट देखने में वैसे ही है, 5 रेजिस्टेंस हमें दिख रहे हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स को पहचाने, तो अब ये काम हमारे लिए इजी हो गया है क्योंकि ये ए है तो फिर ये भी ए और ये भी ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट अब ए तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है और बी भी नहीं है, बी तो बहुत दूर दिख रहा है, तो ये ओ मान लिया, ये भी ओ हो जाएगा। 3 रेजिस्टेंस 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं और पॉइंट ए और पॉइंट बी को कॉर्नर में रख करके ओ को बीच में रख दिया है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस की नंबरिंग कर सकते हैं जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप ध्यान में रखें तो ए और ओ के बीच में आपने रेजिस्टेंस नंबर 1 लगा दिया है। ठीक है ना। फिर ए और ओ के बीच में ही आपने रेजिस्टेंस नंबर 2 लगा दिया है और ए और ओ के बीच में ही आपने रेजिस्टेंस नंबर 3 लगा दिया है। तो ये ओ और ए के बीच में जो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में आए, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाए हैं, ये सर्किट ने मुझे अपने आप बता दिया है कि ये रेजिस्टेंस भी ए ओ के बीच में, ये भी ए और ओ के बीच में, और ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और ओ के बीच में है। अब ओ से बी के बीच में आपको आर और आर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। अब ये 3 रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे यहाँ पर पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3 और 2R इसके सीरीज में आ जाएगा। 3 2 जा 6 और 1 7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7R/3। तो एक लाइन 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है ए और मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया है बी। ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम वैल्यू और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा समझदार हो गए हैं और कॉमन पोटेंशियल मेथड हमने सीख लिया है। तो आप देखें तो ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी बी है, ये पॉइंट बी बी है, ये पॉइंट बी बी है, ये पॉइंट बी। आप इसको मत देखें, इसको भी मत देखें। अगर आपको दिख गया कि बी और बी कहीं से भी बी और बी अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है कंडक्टिंग वायर से, तो इसका मतलब वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब आप कहोगे कि सर मैं तो यहां से देख रहा था, मैं तो यहां से देख रहा था, ये रेजिस्टेंस आ रहा है बी और बी के बीच में। बी और बी के बीच में रेजिस्टेंस आए, जैसे यहां देख रहे हैं आप, अगर मान लो सपोज करो कि मैंने यहाँ वायर लगा रखा होता तो भले ही ये रेजिस्टेंस होते तो भी वो सेम पोटेंशियल पे कहलाते। तो क्योंकि यहाँ पर आपको दिख गया है कि बी और बी, यहाँ पर जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ बना दूं दोबारा इसको, मान लीजिए बी यहाँ पर होता और ये आर है और ये आर है, और उसके बाद में आपने इसको यहाँ से कनेक्ट करके रखा होता तो भले ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है लेकिन आप इस पॉइंट का नाम भी बी देते, क्योंकि यहां से देखने पर आपको लग रहा है कि ये दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, है ना, क्योंकि ये ऐसे कनेक्टेड आया है और हमें ये बता दिया। तो इसी तरह से हमें ये पता लगा कि बी और बी सेम पोटेंशियल पे होंगे। अब बीच में एक पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है और ये वाला पॉइंट, अब ये ना तो बी हो सकता है क्योंकि कहीं से भी ये इस डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ओ। ठीक है ना। अब जैसे आप कहीं पर भी इसको चेक कर सकते हैं और चेक करके आपको साफ दिख जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पे दिख रहे हैं। जैसे ओ और बी के बीच में आर आ रहा है, ओ और बी कहीं से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। 3 पॉइंट्स अवेलेबल है यहाँ पर हमारे पास में, ए बी और ओ। जिन रेजिस्टेंस के बीच में हमें कैलकुलेट करना है उन्हें क्वाड्रेंट्स पे रखा जाएगा। अब ए और ओ के बीच में 1 रेजिस्टेंस, ओ और बी के बीच में यहाँ 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4R/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाया करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल मेथड से हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको और भी प्रॉब्लम्स देंगे हम इसके अंदर। इस वीडियो के बाद में आपको PDF लिंक्स मिलेंगे जिसमें आप इन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड मेथड हम यूज करेंगे,
व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट to determine the unknown resistance। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है जिसमें यहां पर 4 रेजिस्टेंस इस रेक्टेंगल की 4 साइड्स को या 4 आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, P, Q, R और S। और यहां पर ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। तो A, B, C और ये D। तो 4 resistors P, Q, R, S and 1 galvanometer is connected in this particular manner and this arrangement is called Wheatstone bridge। अब इसमें जो ऊपर की जो आर्म्स रहती हैं P और Q, इनको बोला जाता है रेशियो आर्म्स। R को बोला जाता है नॉन आर्म और S जो होता है वो है अननोन आर्म। P, Q, R, S जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर के ही सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर सारे के सारे यूनिट हैं जैसे कि 5 ओम, 9 ओम, 8 ओम, 4 ओम, इस तरह के, ज्यादा डिफरेंस इन रेजिस्टेंस में नहीं होता। इसकी वजह भी हम अभी आगे देखेंगे। और यहां पर एक की लगा होता है। तो हमारा काम जो सबसे पहले होता है इसकी वर्किंग, उसमें आप की को क्लोज करते हैं तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आकर के ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मान लेता हूं I1 और I2। I1 करंट का कुछ पार्ट यहां पे चला जाता है I3, तो I1 माइनस I3 इधर आ जाएगा, इधर से ये I2 आ जाएगा और इधर ये करंट वापस कंबाइंड होकर I बन जाएगी। तो इस तरह का इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अलग अलग आर्म्स में अलग अलग करंट फ्लो होती है। अब वर्किंग में क्या होता है यहां पर कि द वैल्यू ऑफ P एंड Q आर एडजस्टेड सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन। P, Q, R और S इन चारों की वैल्यू को में से हम P और Q को एडजस्ट करते हैं जिससे कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाए। यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। ठीक है ना। वर्किंग आप एक बार और देखिएगा वीडियो के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि P और Q को आप एडजस्ट करेंगे और इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। उस केस में ये जो करंट यहां पर आ रही थी वो एज इट इज इधर पास हो जाएगी और नीचे की आर्म की जो करंट होगी वो एज इट इज इधर पास हो जाएगी। करंट ना से बी से डी की तरफ आएगी और ना ही डी से बी की तरफ जाएगी उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देगा। और इस कंडीशन में ब्रिज को बोला जाता है बैलेंस ब्रिज। नाउ द ब्रिज is called balanced bridge या balanced Wheatstone। ठीक है ना। तो Wheatstone ब्रिज हमारे लिए तभी यूजफुल हो पाता है जब ये बैलेंस कंडीशन में हो और बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 रहता है। जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है तो उसमें क्या क्या खास बातें होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन।
नंबर 2, BB इक्वल टू BD, यानी B और D का पोटेंशियल सेम होगा, हैंस नो करंट फ्लोज इन द ब्रांच BD। BD ब्रांच में इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो होती तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता ही नहीं, पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। और जब हम इस बैलेंस ब्रिज की बात करें यहां पर, अब तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अब ऐसा हो जाएगा यहां पर कि इस सर्किट में जो करंट चल रही होगी यहां पे I1 और I2 एज इट इज S में आ जाएगी, I1 एज इट इज Q में आ जाएगी। करंट ना तो ऊपर से डिवाइड होगी और ना ही नीचे से डिवाइड होगी, राइट। और हमने ये बोला है कि B और D का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो इंपॉर्टेंट केस है ये। और सिंस BB इक्वल टू BD, जब B और D का पोटेंशियल सेम है तो आप ये बोल सकते हैं कि VA माइनस BB इक्वल टू VA माइनस BD, यानी यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BB यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। तो VA माइनस BB, आप A और B को देख रहे हो, यहां पर A और B इन दोनों को आप देखोगे तो VA माइनस BB हो जाएगा यहां पर I1 इंटू P, और यहां हो जाएगा ये I2 इंटू R। BB इक्वल टू BD आप ले रहे हो, तो फिर अब आप ये बोल सकते हो कि VB माइनस VC इक्वल टू BD माइनस VC, दोनों तरफ हमने VC को माइनस कर दिया है, तो VB माइनस VC यहां पर हो जाएगा I1Q और ये हो जाएगा I2S। इक्वेशन इसमें हम डिवाइड करेंगे तो I1P, I1Q, I2R, I2S, I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे यहां पर, और कंडीशन आ जाएगी स्पेशल केस P बाई Q इक्वल टू R बाई S। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। इसका मतलब अब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं कि व्हेनेवर इन व्हीटस्टोन ब्रिज P एंड Q आर सिलेक्टेड सच दैट कि P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के बराबर है, द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, एंड इन दैट केस B और D दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे और गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो रहेगा। तो अब इस व्हीटस्टोन को हम कहां पर यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हीटस्टोन के हम एप्लीकेशंस देखते हैं यहां पर। व्हीटस्टोन जनरली जब काम में आएगा तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ही आएगा। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को हम आगे किरचॉफ लॉ से या फिर स्टार डेल्टा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये व्हीटस्टोन का अरेंजमेंट होगा। और कई बार इसकी जो मिडिल आर्म होती है उसमें गैल्वेनोमीटर की जगह पर फिफ्थ रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, लेकिन उस रेजिस्टेंस को भी हम यहां पर G से ही शो करते हैं। तो इस तरह का सर्किट आपको दिखाई देगा और बस आपको सिर्फ ये चेक करना है यहां पर कि अगर P बाई Q इक्वल टू R बाई S हो रहा है तो ब्रिज तो बैलेंस है ही। इस कंडीशन में क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, तो आप G को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता लग ही गया है कि इस सर्किट में अब G का कोई रोल रहा ही नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट है ही नहीं, तो उस सर्किट में अब इसका कोई यूज नहीं रहा, यूजलेस हो गया। सो यू कैन रिमूव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द सर्किट। और तब जब आप इसको रिमूव कर चुके होंगे तो आपके पास में केवल 4 रेजिस्टेंस बचेंगे यहां पर।
तो ऊपर वाली ब्रांच में क्योंकि P और Q दोनों सीरीज में है तो P प्लस Q हो जाएगा, नीचे वाली ब्रांच में R प्लस S हो जाएगा, जो आपस में पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा यहाँ पर वो P प्लस Q इंटू R प्लस S डिवाइडेड बाय P प्लस Q प्लस R प्लस S। दोनों ये उसमें आ गए ना पैरेलल में, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। फॉर्मूला लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा P प्लस Q इंटू R प्लस S बाय P प्लस Q प्लस R प्लस S। और स्पेशल केस जो कि बहुत कॉमन है कि अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस मान लीजिए आइडेंटिकल है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे हटा देंगे जो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको रिमूव करने के बाद में यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस बच जाएंगे, R R, ये भी R और ये भी R। ऊपर वाली ब्रांच में 2R और नीचे वाली ब्रांच में भी 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा इसका वो R आएगा। ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको बस चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं और तुरंत अप्रोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो व्हीटस्टोन बिल्कुल इजी सर्किट है, आपने देखा होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी तक जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में व्हीटस्टोन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब व्हीटस्टोन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि व्हीटस्टोन कई बार अलग अलग फॉर्म में आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप जनरल फॉर्म में तो देखें ही, और क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आप उस प्रॉब्लम को इससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये G है। ये तो व्हीटस्टोन का सबसे कॉमन फॉर्म है। और अनदर फॉर्म्स जो आएंगे इसके, उसमें व्हीटस्टोन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये सर्किट इस तरह से बनाना है, A और C, तो ये कॉर्नर के पॉइंट होंगे। ठीक है ना। अब बीच में यहां पर है B और D, तो आपने अगर इसको B और इसको D नाम दे दिया यहां पर, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है P, A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है R, C और D के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है S, और B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो Q, और ये रेजिस्टेंस है G। तो अगर P बाई Q R बाई S के बराबर मिल जाए आपको, इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर मिल जाए, तो आप इस वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर देना, और ये रेजिस्टेंस रिमूव हो जाएगा तो फिर सिंगल व्हीटस्टोन का फॉर्मूला लग जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। अनदर फॉर्म देखिए व्हीटस्टोन की, जो हमको जनरली दिखाई देती है क्वेश्चंस के अंदर। ये सर्किट इस तरह से बना हुआ आएगा, या फिर ये सर्किट आपको इस तरह से दिखाई दे जाए। तो इन सभी में ये व्हीटस्टोन ही बनेगा, जिसमें आपको बस ये चेक करना है कि P Q R S का रेशियो अगर बराबर है तो आप इस रेजिस्टेंस G को इस सर्किट से रिमूव कर देंगे। और देखें कई बार ऐसा टिपिकल क्वेश्चन भी हमें दिखाई देता है
मान लीजिए ये सर्किट आपके सामने आ गया है। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये वेव स्टोन है कि नहीं, और अगर एक बार आइडेंटिफाई हो जाएगा तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर वाले पार्ट को देखें, यहां से लेके यहां तक, तो ये पार्ट बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो आप, बिल्कुल इस तरह का। इसी तरह से नीचे वाला जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये भी बिल्कुल इसके जैसा बन रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में 2 वीट स्टोन तो आपको क्लियर दिख गए। तो ऊपर वाले वीट स्टोन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R, नीचे वाले वीट स्टोन का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R, और एक ये रेजिस्टेंस है यहां पर, ये वाला रेजिस्टेंस जो ए और सी के बीच में डायरेक्ट लगा है। तो ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/3। तो अगर आपको वीट स्टोन क्लियरली विजिबल हो जाएगा तो टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, अब वीट स्टोन ब्रिज के बाद में थर्ड पॉइंट लेते हैं हम सर्किट एनालिसिस में। To determine the potential difference and current in any resistance, किसी भी रेजिस्टेंस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट चाहिए। तो कई बार ऐसे टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें देखें हम किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एग्जांपल से चलते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, और ये मान लेता हूं मैं यहाँ पर, सपोज कीजिए 1 ओम रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि फाइंड आउट द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across 6 ohm resistance, current in 5 ohm resistance। तो अलग अलग सर्किट में हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले अपना ध्यान बैटरी की तरफ, मतलब सोर्स की तरफ लगाएं, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को आप एक नाम दे दें, मान लीजिए ए और बी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपने इसको ए और इसको बी बोल दिया। राइट, पावर पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि अगर यहां से लेकर यहां तक कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो ये ए ही रहेगा, ए रहेगा, तो फिर ये भी ए हो जाएगा, ये बी रहेगा तो फिर ये भी बी हो जाएगा। ए और बी हमें 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। बैटरी में हमें ये बता दिया है यहाँ पर कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। अब इसका इजीएस्ट मेथड यही है, चेक द एंड्स ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस के एंड्स को चेक करें। करंट अगर आपको चाहिए तो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए। बी ए माइनस बी बी यहाँ पर 10 है। तो अब आपको ये दिखाई दे यहाँ पर कि 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ए और बी के बीच में कनेक्ट है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें 10 पता है। तो इसमें तो हमें करंट सीधी मिल जाएगी कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5। तो इसमें कितना हो जाएगा 10/5 मतलब 2 एम्पियर। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में तो कितनी करंट फ्लो हो रही होगी 2 एम्पियर। अब आप देख रहे हो ये एंड ए है और ये एंड बी है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, लेकिन 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका एक एंड ओ पर है, दूसरा एंड बी पर नहीं है। ये मान लेता हूं किस पर है, एम पर है। राइट, एस देखना है मेरे को। तो अब 1 ओम का मैंने देखा यहां पर 1 ओम रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है यहां पर
उसके एंड्स किस किस पर है, उसके एंड्स है ए पर और एम पर। और ये 3 और 6 दोनों आप चाहें तो पैरेलल में ला सकते हैं, तो 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 2 ओम आएगा। तो इधर एम और बी के बीच में, एम और बी के बीच में यहां पर जो रेजिस्टेंस लगा है वो कितना है, 2 ओम। अब आपको साफ दिख रहा है ये एम और ये एम तो एक ही पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। इसका मतलब यहां पर जो करंट चल रही होगी आई, वो हो जाएगी 10/3 एम्पियर। तो यानी ये करंट मिल गई है आपको यहां पर 10/3 एम्पियर। अब ये करंट यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 और I2। मैंने आपको करंट का डिवीजन में समझाया था पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर। अगर ये करंट I होती है, ऊपर वाली करंट I1 और नीचे वाली करंट I2 है, तो I1 बराबर होता है I R2/R1 प्लस R2। तो I1 करंट जो आ जाएगी यहां पर वो हो जाएगी I R2/R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 20/9 एम्पियर। इसी तरह से आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल गया पॉइंट एम और बी के बीच में, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये करंट कितनी चल रही है, 10/3, ठीक है ना, 10/3 चल रही है। तो ये पोटेंशियल आप चाहे तो करंट से भी पता लगा सकते हैं। इसको मैं बोल लेता हूं I2 और रेजिस्टेंस कितना है 6। I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I R2/R1 प्लस R2। ये तो I आ गया, इनटू क्या करना पड़ेगा 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 से एक बार फिर कैंसिल करें 2, तो ये हो जाएगा 20/3 वोल्ट, ठीक है ना। और आप चाहते तो यहाँ पे देख लेते 20/3 सीधा आ ही रहा। तो एक जो है क्वेश्चंस जो हमें बहुत टिपिकल दिखाई देते हैं, बिल्कुल इजीली इन कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को आप रिवाइंड करके 4-5 मिनट रिवाइंड करने के बाद में एक बार फिर देखिएगा, और कहां पर हमने कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ये 20 वोल्ट का यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, और मान लेता हूं ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। सपोज कीजिए ये 15 ओम रेजिस्टेंस है, ये मान लेता हूं मैं 6 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट नंबर 1 करंट in 4 ohm resistance, and number 2 potential difference VB minus VB, ठीक है ना। अब आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, तो ये 1:3 आ रहा है, ये रेशियो 3:2 आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस को ये बोल रहा हूं बैलेंस रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम उसमें कैसे करते हैं, जैसा कि हमने सीखा, तो हमने ये कहा कि आप सबसे पहले बैटरी के एंड्स को देखिए। तो बैटरी के एंड्स यहाँ पर मैंने बना दिया, ये ए है तो ये ए है, ये सी है तो ये भी सी है, और साथ में मुझे ये भी पता लग गया इसको देखते ही कि VA माइनस VC यहाँ पर 20 वोल्ट है। अब आपको यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया है, 20 वोल्ट है। ऊपर वाली ब्रांच में ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, 5 और 15 कितना हो गया 20। तो ऊपर वाली ब्रांच में देखता हूं, यहां पर अपर ब्रांच में ये रेजिस्टेंस हो गया है 20 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 वोल्ट था ही, तो उसमें जो करंट आ जाएगी वो 20/20 कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। और लोअर ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है यहां पर, इस लोअर ब्रांच में ये 10 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें भी कितना है, ए और सी के बीच, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पर जो करंट हो जाएगी 20/10 कितना आएगा,
2 एम्पियर। अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो करंट चल रही है ऊपर वाली ब्रांच में, अपर ब्रांच और ये लोअर ब्रांच, तो अपर वाली ब्रांच में जो करंट चल रही है वो 1 एम्पियर है और लोअर ब्रांच में जो करंट चल रही है वो 2 एम्पियर है। तो अब आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू 5 वोल्ट। नीचे वाली ब्रांच में आप VA माइनस VD देखें, VA माइनस VD देखोगे तो आप 6 इंटू 2 12 वोल्ट। आपको चाहिए VB माइनस VD चाहिए, VB माइनस VD चाहिए, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और VB माइनस VD की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से आपने इसको माइनस किया है तो 12 माइनस 5, आपका आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट। ठीक है ना। करंट इन 4 ओम चाहिए, तो 4 ओम में जो करंट चल रही है वो लोअर ब्रांच की करंट है, 2 एम्पियर, वो हमने यहाँ पता लगा ही ली थी। तो इस तरह से सर्किट जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। इसका एक शॉर्ट मेथड और भी आएगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बाद।